नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती काटदरे। आज रविवार 1 मई 2022। प्रस्तुति की श्रृंखला में आज प्रश्नोत्तर का दिन है। गत सप्ताह में जो भी प्रस्तुति हुई उसके आधार पर दर्शकों ने प्रश्न पूछे हैं, व्हाट्सएप पर भेजे हैं। विद्यापीठ की कार्यकर्ताओं की टोली ने इन प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों का चयन किया है। विद्यापीठ के कार्यकर्ता रामचंद्र जी इन प्रश्नों को हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। रामचंद्र जी। नमस्कार ताई जी। ज्ञान सागर महाप्रकल्प के निर्माण कार्य के लिए हमारे बहुत से दर्शकों ने शुभकामनाएं दी है। ज्ञान जैसे बढ़ता है तो नए नए प्रश्न मन में उठते हैं। उसमें से कुछ चयन किए हुए प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं। ज्ञान सागर के संदर्भ में यशराज दुबे भोपाल में जो महाविद्यालयीन छात्र हैं उन्होंने पूछा है, हम इच्छा रखते हैं कि एक ज्ञान केंद्र हमारी क्षेत्र में बनाऊं, उसमें ज्ञान सागर महाप्रकल्प के ग्रंथों का अवश्य स्थान रहेगा। इस उपक्रम में आपका सहयोग क्या रहेगा? आपके इस विचार और इस प्रस्ताव के लिए आपका अभिनंदन। आप अवश्य ज्ञान केंद्र बनाएं। आप विद्यापीठ के आए, गुरुकुल शुरू करें। ये कार्यक्रम तो सुनते ही होंगे। उसके अनुसार गुरुकुल बनाने का प्रयास करें। इसके लिए ज्ञान सागर के ग्रंथ आपको मिलेंगे ही, इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। परंतु उन ग्रंथों का उपयोग कैसे करें, गुरुकुल चलाएं कैसे, उसके पाठ्यक्रम कैसे होंगे, उसमें आचार्यों की सिद्धता कैसे बनेगी, छात्रों का विकास कैसे होगा, आदि सभी शैक्षिक बातों में हम आपको अवश्य सहयोग और मार्गदर्शन करेंगे। ये हमारी भी इच्छा है कि स्थान स्थान पर ऐसे राष्ट्र सेवा और ज्ञान सेवा करने के लिए इच्छुक लोग गुरुकुल शुरू करें। आपके प्रस्ताव के लिए अभिनंदन और आपके प्रयास के लिए शुभकामना। अगला प्रश्न है बेंगलोर कर्नाटक से वेणुगोपाल जी। हम एक ग्रंथ कहां से और कैसे प्राप्त करें? क्या कोई आपने योजना बनाई है? ग्रंथों के अग्रिम ग्राहक की योजना का विचार हम आगामी अध्यायों में करने ही वाले हैं। ये ग्रंथ पुनरुत्थान विद्यापीठ के द्वारा प्रकाशित होंगे, इसलिए पुनरुत्थान विद्यापीठ में ही प्राप्त होंगे। इसकी योजना ऐसी है कि जो भी ये ग्रंथ प्राप्त करना चाहते हैं वो इनकी अग्रिम ग्राहक योजना में जुड़ेंगे। ग्रंथों का प्रकाशन 28 जनवरी 2023 रथ सप्तमी को होने वाला है। इसके पूर्व आप अग्रिम ग्राहक बनकर अपने लिए ग्रंथ सुरक्षित करें। प्रकाशन के बाद वे आपके स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था होगी। अगला प्रश्न है वैद्य राहुल चौगुले कोल्हापुर महाराष्ट्र से। क्या हम स्कूली शिक्षा के स्थान पर केवल ज्ञान पाठवली के आधार पर बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं? अवश्य राहुल जी, साहस चाहिए। ज्ञान पाठावली में इतना सामर्थ्य अवश्य है कि यदि उनका उपयोग करने की क्षमता हम में है तो हम अपने बच्चों को इस पाठावली के आधार पर सर्व प्रकार का उपयोगी आवश्यक ऐसा ज्ञान दे सकते हैं। पाठावली केवल पठन के लिए नहीं है, कृति के लिए भी और भावनाओं के विकास के लिए भी क्या क्या करना चाहिए इस संबंध में उसमें निर्देश भी है। इसलिए
कृति, भावना और ज्ञान, इन तीनों रूपों में जो शिक्षा होती है और उस शिक्षा के माध्यम से जो विकास होता है, वह सारा ज्ञान पाठावली के उपयोग से संभव है। आप अवश्य प्रयोग करके देखें, हम आपके साथ हैं। साहस करें और यश प्राप्त करें। अगला प्रश्न है, सुशांत भोसले इंजीनियर से और शिक्षा से पेशा से इंजीनियर है और शिक्षा भी इंजीनियरिंग की प्राप्त की है। ज्ञान सागर महाप्रकल्प में आप 151 ग्रंथ प्रकाशित कर रहे हैं। एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में ग्रंथ प्रकाशन करने की क्या आवश्यकता महसूस हुई? प्रथम ही मैं संख्या के बारे में सुधार करूंगी। ये 151 ग्रंथ नहीं है, 1051 ग्रंथ हैं। स्वतंत्र रूप में अपने आप में देखें तो 1051 ग्रंथ की संख्या बड़ी लगती है। एक साथ प्रकाशन होना है, इसलिए भी बड़ी लगती है। एक संस्था एक साथ इतनी बड़ी संख्या में ग्रंथ प्रकाशित करने का साहस करती है, इसलिए यह बड़ी लगती है। परंतु आप तो जानते ही होंगे कि देश के अन्य बड़े ग्रंथालयों में लाखों या करोड़ों की संख्या में ग्रंथ उपलब्ध हैं। आपका प्रश्न ये हो सकता है कि जब इतनी बड़ी संख्या में ग्रंथालयों में इतने सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं, तो फिर ये 1051 ग्रंथों को प्रकाशित करने की क्या उपयोगिता है, क्या औचित्य है? औचित्य इसलिए है, औचित्य संख्या में नहीं परंतु उसके स्वरूप में यह है कि आज भारत में भारतीय ज्ञान प्रतिष्ठित नहीं है, अभारतीय ज्ञान की प्रतिष्ठा है और इसलिए देश इस अभारतीय ज्ञान के आधार पर चलता है। विश्व को भी संकटों से बचाना है और हमें भी संकटों से बचना है, तो भारतीय ज्ञान की प्रतिष्ठा करनी होगी। भारत को भारत बनाना होगा। भारत जब भारतीय ज्ञान की प्रतिष्ठा के परिणाम स्वरूप भारत बनेगा, तो विश्व को भी संकटों से बचने के लिए मार्गदर्शन कर सकेगा। इस भारतीय ज्ञान की प्रतिष्ठा के लिए हम इन ग्रंथों का प्रकाशन कर रहे हैं। संख्या पुनः एक बार कहूं तो हम एक साथ प्रकाशित कर रहे हैं, इसलिए बड़ी लगती है, परंतु ये मात्र शुरुआत है। इसका सूत्र पकड़कर आप जैसे अनेक लोगों ने अनेक ग्रंथों की रचना करनी होगी और हमारे चिर पुरातन सनातन ऐसी ज्ञान संपदा को वर्तमान समय में युगानुकूल बनाना होगा, उसे युगानुकूल स्वरूप देकर प्रस्तुत करना होगा। इसलिए ये 1051 ग्रंथ कहो तो अधिक है, कहो तो बहुत कम है। अभी गुरुकुल के संदर्भ में कुछ प्रश्न प्राप्त हुए। विभा चौधरी बाड़मेर राजस्थान पूछती हैं, राष्ट्रीय शिक्षक किसे कहेंगे? ऐसे शिक्षकों का अर्थार्जन कैसे हो सकता है? वास्तव में ये दो भिन्न स्वरूप के प्रश्न हैं। राष्ट्रीय शिक्षक उसे कहेंगे जो राष्ट्र के जीवन दर्शन के आधार पर शिक्षा देने में प्रवृत्त होता है। आज के संदर्भ में देखें तो हमें राष्ट्र संकल्पना को जानना होगा, राष्ट्र के जीवन दर्शन को जानना, समझना और मानना होगा। उसके आधार पर राष्ट्र जीवन को संचालित करने वाली व्यवस्थाएं कैसी बनती हैं, वह भी जानना होगा। हमारा व्यवहार, हमारी जीवन शैली कैसी बनेगी, इसे जानना होगा। जानना, समझना, मानना और फिर उसके अनुसार करना भी होगा। यह सब जो अच्छी तरह से
अपनी बुद्धि में ला सकता है और उस बुद्धि के अनुसार क्रियान्वयन के स्तर पर कार्य कर सकता है, वह राष्ट्रीय शिक्षक है। ऐसे राष्ट्रीय शिक्षक गुरुकुल शुरू करेंगे, तभी भारत भारत बनेगा। आपका दूसरा प्रश्न है, ऐसे राष्ट्रीय शिक्षक का जीवन निर्वाह कैसे चलेगा, अर्थात उसका अर्थार्जन कैसे होगा। उसका अर्थार्जन समुचित रूप में हो, इसकी चिंता समाज करेगा। सुज्ञ समाज, सुसंस्कृत समाज, गुरुकुल में शिक्षित समाज कभी भी ऐसे समाज को बनाने वाले गुरु को, आचार्य को उपेक्षित नहीं रहने देता, अभावों में नहीं रहने देता। अत्यंत कृतज्ञ भाव से वह आचार्य का योगक्षेम सुरक्षित करता है। ऐसे समाज का निर्माण करना भी गुरुकुल का ही काम है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षक के अर्थार्जन की चिंता कतई नहीं रहेगी। हाँ, अर्थार्जन को हम किस रूप में देखते हैं उसके ऊपर भी बातें निर्भर करेंगी, परंतु उसका सम्यक विचार हमें करना है। गुरुकुल के बारे में जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी, हम अर्थकरी शिक्षा, शिक्षक का योगक्षेम, गुरुकुल का निर्वाह आदि मुद्दों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अभी मैंने बहुत संक्षेप में सूत्रों में ही केवल आपका उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है विवान जी, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल से। वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में गुरुकुल शिक्षा कैसे श्रेष्ठ है। वर्तमान संदर्भ में तो यह अत्यंत आवश्यक और उपयोगी है। वर्तमान में जो विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में शिक्षा चल रही है, अनेक सुज्ञ जन तो इसको शिक्षा ही नहीं कहते। शिक्षा के नाम पर और ही कुछ चलता है। इस शिक्षा से सब लोग त्रस्त हैं, ग्रस्त हैं, उसके सामने विवश हैं। वे इससे मुक्त होना चाहते हैं, परंतु मुक्त होकर क्या करना, कहाँ जाना, इसकी यह बात समझ में नहीं आती है। विकल्प नहीं है। यदि गुरुकुल शुरू होता है, इसका विकल्प बनता है, तो अनेक लोगों को अनेक प्रकार की विवशताओं से मुक्ति मिलेगी। इसलिए गुरुकुल न केवल उपयोगी मानना चाहिए, अत्यंत अनिवार्य ऐसी व्यवस्था मानना चाहिए। आवश्यकता है ऐसे लोगों को आगे आने की जो स्वयं शिक्षक बनकर गुरुकुल शुरू करें। अगला प्रश्न है खुशबू चारवे, भोपाल, जो कि आईटी क्षेत्र में कार्यरत है। एक गुरुकुल संपूर्ण शिक्षण संस्थान के रूप में व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, सृष्टि निर्माण का कार्य अकेला कैसे कर पाएगा। सृष्टि का निर्माण तो परमात्मा ने किया है। सृष्टि की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। सृष्टि के साथ समरस संबंध बनाना हमारा कर्तव्य है। तो समाज, सृष्टि और सारा राष्ट्र आदि सबका एक दूसरे के साथ समरस संबंध है। विद्यालय अपनी शिक्षा योजना के माध्यम से इन सब का एकात्म समरस संबंध बनाने की योजना कर सकता है। अकेला विद्यालय ये तो हम नहीं कह सकते। एक विद्यालय नहीं होगा, जितने भी विद्यालय होंगे वो इस प्रकार के चलने चाहिए, गुरुकुल ही होने चाहिए, ऐसी ही कल्पना है। और विद्यालय तो इन सब के समरस संबंध निर्माण करने का केंद्र ही होता है। आज नहीं, परापूर्व से, जब से यह शिक्षा व्यवस्था शुरू हुई और विद्या केंद्र अस्तित्व में आए, तब से
उनका काम ही यह रहा है। पीढ़ियों में ज्ञान परंपरा का निर्वाह करना ये उनका एक दूसरा कार्य है। इन दोनों कार्यों का निर्वाह यदि ठीक से हुआ तो समाज, सृष्टि, देश आदि सब के समरस संबंध सहज रूप में स्थापित होंगे। कभी कभी यह प्रश्न उठता है कि यदि अर्थव्यवस्था आज है वैसी ही रही, समाज व्यवस्था इसी प्रकार की रही, राज्य व्यवस्था इसी प्रकार की रही, लोगों के उपभोग की दृष्टि ऐसी ही रही, जीवन शैली यदि आज है वैसी ही रही, तो एक गुरुकुल स्थापित करने से वह चलेगा कैसे और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? बात तो सही है, परंतु दूसरे एक आयाम में, दूसरे एक पक्ष से, बाजू से हमें इस प्रश्न का विचार करना चाहिए। यदि अर्थव्यवस्था नहीं बदलती, समाज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, उपभोग व्यवस्था, जीवन शैली आदि सब कुछ नहीं बदलते तो शिक्षा बदल नहीं सकती, और शिक्षा नहीं बदलती तब तक ये सारे नहीं बदल सकते। तो ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है कि जब तक शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलती तब तक ये अन्य व्यवस्थाएं नहीं बदलेंगी, जब तक अन्य व्यवस्थाएं नहीं बदलती तब तक शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलती। तो ये तो अनंत प्रश्न हुआ जिसका कोई समाधान ही नहीं है। तो पहल कहाँ होगी? बदलने की आवश्यकता तो सबको है, परंतु पहल कौन करेगा? पहले कहाँ परिवर्तन होगा? शिक्षा में परिवर्तन होने से बाकी सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन तो संभव है, परंतु बाकी सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन बिना शिक्षा के तो संभव नहीं है। इसलिए परिवर्तन का प्रारंभ शिक्षा व्यवस्था से ही होगा। ये बात प्रारंभ में बहुत कठिन होगी, क्योंकि अन्य सारी व्यवस्थाएं इसमें अवरोध निर्माण करेंगे, इनको चलना संभव ही नहीं रहने देंगे। ये बहुत कठिन हो जाएगा, कोई इसका आदर सम्मान नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। इस रूप में प्रारंभ में कठिन तो होगा, परंतु शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन किए बिना शेष कहीं पर भी परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए शिक्षा को ही ऐसा साहस करना होगा। शिक्षा में परिवर्तन होगा तो शेष व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन करना संभव होगा। फिर वह क्रमशः युक्ति पूर्वक शिक्षा में थोड़ा परिवर्तन किया, समाज में परिवर्तन किया, समाज में परिवर्तन हुआ तो शिक्षा में और थोड़ा आगे परिवर्तन किया। ऐसे परस्पर समन्वय स्थापित करते क्रमशः परिवर्तन करते जाना और फिर शिक्षा के माध्यम से समाज की स्थिति में परिवर्तन करना, इस रूप में गुरुकुल से यह कार्य संभव होगा। मुझे लगता है आज के प्रश्न अभी समाप्त हुए। यही प्रश्नों का क्रम हर सप्ताह, हर रविवार को शुरू रहेगा। आगामी सप्ताह में आप प्रस्तुतियों को देखें, जुड़े रहें, प्रश्न पूछें और इस विचार यात्रा को सह यात्रा बनाएं और सब मिलकर हम ज्ञान की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें। इस निवेदन के साथ मैं आज का प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम समाप्त करती हूँ। नमस्कार।